नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा ये राष्ट्रीय पर्व जिस दिन सभी देशवासियों के मन में देशभक्ति की लहर उठती है तो मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम भी उमड़ पड़ता है। आखिर इस दिन के साथ हमारी विशेष स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ये दिन हमारे संविधान की हमें याद दिलाता है और इसी संविधान की बदौलत आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हैं। तो मित्रों, हमारा ये गणतंत्र यूं ही अमर रहे, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और मित्रों, जिस तरह हमारा देश विभिन्न रंगों से सजा हुआ है, उसी तरह इन दिनों यानी शीतकाल में सब्जियां जो कि रंग बिरंगी हैं और मंडियों में छाई हुई हैं, उनकी बाहर आई हुई है। तो आज हम बात करेंगे शीतकालीन सब्जियों की और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि शीतकालीन सब्जियों का ध्यान कैसे रखना है, उनकी उपज कैसे बढ़ानी है। और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि उद्यानिकी में और आप कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। तो सर, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही बात करते हैं कि इस शीतकाल के मौसम में हमारे किसान भाई कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. त्यागी, वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, जो शीतकालीन मौसम है, शीतकालीन जो ऋतु है, उसमें किसान भाई टमाटर, बैगन, मिर्च, पालक, मेथी, मूली, मटर, लहसुन, प्याज, इस सभी तरह की खेती करते हैं। और ये सभी जो खेती मैंने बताई हैं, इनसे किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। और यदि वैज्ञानिक ढंग से इनकी खेती की जाए, समय समय पर खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाए, कीट एवं रोग का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो हमें अच्छी उपज मिलती है और हमारी लागत भी कम होती है और किसानों को खेती से अच्छा मुनाफा होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब, अब शीतकाल में हमारे जो किसान भाई सब्जियां ले रहे हैं, उन्हें इन दिनों कौन कौन सी बातें खास तौर पर ध्यान रखनी है। देखिए किसान भाइयों, यदि आपने इस समय टमाटर है, मिर्च है, या आपके यहाँ प्याज या लहसुन जो भी आप खेती कर रहे हैं, तो सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पर यदि सिंचाई करेंगे तो आपको भरपूर उपज मिलेगी। साथ में आपका जो उर्वरकों का उपयोग करना है वो मृदा परीक्षण के अनुसार करना है, क्योंकि इस समय आपकी फसलें खेत में खड़ी हुई हैं, तो मृदा परीक्षण के अनुसार हमें खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है। यदि किसान भाइयों किसी तरह की फसल में पीलापन या कमजोरी दिखे तो बाजार में घुलनशील उर्वरक उपलब्ध है, जैसे 19-19-19। इसका 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करेंगे तो फसल की वृद्धि और विकास अच्छा होगा। यदि फसल आपके पुष्पन पे फूल आ रहे हैं तो उस समय 13-0-45 ये भी पानी में घुलनशील उर्वरक है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये आपका इससे फूलों की संख्या बढ़ेगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ में कभी कभी फूल झड़ने की समस्या भी देखी जाती है, तो इस स्थिति में टमाटर, बैगन, मिर्च में प्लानोफिक्स एक दवा आती है, इसकी 3.5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फूल झड़ने से रुकेंगे और इसका 20 दिन बाद दोबारा भी छिड़काव आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए, फूलों को तो हमने बचा लिया, फलन की जब बारी आती है तो कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है। तो कौन कौन से रोग और कीटों का प्रकोप होता है और उनसे बचाव कैसे करें किसान भाई उन पौधों का। बहुत बढ़िया प्रश्न सर ने पूछा है। इस समय जो हमारी मुख्य फसल सब्जी में बात करें तो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है। तो टमाटर में इस समय 2 प्रमुख रोग, अल्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, जिसको अगेती झुलसा और पछेती झुलसा बोलते हैं, उसका प्रकोप होता है। साथ में रस चूसने वाले कीट सफ़ेद मक्खी और मकड़ी का होता है और इल्ली में फल छेदक इल्ली का प्रकोप अधिक देखा गया है। तो किसान भाई, ये जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट है उसमें पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां झुलसने लग जाती हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 1000 ग्राम प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद इसके 8 से 10 दिन बाद एक छिड़काव एजोक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़
200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पे पूरी तरह नियंत्रण मिल जाएगा। यदि सफ़ेद मक्खी की बात करें किसान भाइयों, तो टमाटर में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्जाम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद मक्खी पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यदि फलछेदक इल्ली की बात करें किसान भाइयों, तो इसके लिए नियंत्रण के लिए लेमडा साइलोथ्रिन 120 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और 8-10 दिन बाद यदि प्रकोप और दिखता है तो क्लोरोपेंट्रिपिनोल 18.5% SC 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यही दवा आप बैगन में इल्ली के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों टमाटर में, बैगन में सफ़ेद मक्खी के अतिरिक्त मकड़ी का प्रकोप होता है तो मकड़ी पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती है, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उत्पादन पे काफ़ी कमी आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए फेनाजुएक्टिन एक दवा आती है, इसकी 500 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। दूसरा मकड़ी नाशक है किसान भाई स्पाइरोमेसिफेन, इसकी 250 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये दोनों मकड़ी नाशक 8 से 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे करेंगे तो पूरी तरह से नियंत्रण मिलेगा। ये कीटों की बात की, कुछ और रोग भी होते हैं पत्तेदार सब्जियों में, कई तरह के रोग दे, उनके लिए आप, उन किसान भाइयों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? जैसे पत्तियों में, जैसे टमाटर में मैंने बताया अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। इसके अलावा आपको जो पत्तेदार सब्जियों हैं उसमें पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं, फलों पे भी धब्बे बन जाते हैं। साथ में जनवरी से पाउडरी मिल्ड्यू भभूतिया रोग की भी शुरुआत होती है, जिसमें भभूतिया रोग से मटर और मेथी इसमें बहुत नुकसान होता है। तो टमाटर में भी लगता है, तो जो भभूतिया रोग है उसके नियंत्रण के लिए बेटेबल सल्फर उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में या 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो भभूतिया रोग जिसपे पत्तियों पे चूर्ण जम जाता है सफ़ेद रंग का, उससे नियंत्रण मिलेगा। और इसके 8 से 10 दिन बाद एजोक्सिस्ट्रोबिन उसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो भभूतिया रोग पे आपको पूरी तरह से नियंत्रण मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि किसान भाई ये जो उपचार बताए हैं डॉक्टर साहब ने, इनको आप ज़रूर अमल में लाएंगे और जो टमाटर और बैंगन ऐसी फसलें हैं इनको आप अपने रोग और कीटों से इनका बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं प्याज और लहसुन की। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इसकी फसलें ली जाती हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? समसामयिक कार्य इन दिनों उन्हें कौन से करने चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारा पूरे मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन बहुत ही मुख्य फसल है और किसान भाइयों को प्याज और लहसुन से बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। हमारे किसान 1 एकड़ से लगभग 100 कुंटल प्याज उत्पादन कर रहे हैं और लहसुन भी 1 एकड़ से औसतन 50 कुंटल उत्पादन होता है। यदि 5,000 रुपये कुंटल लहसुन बिक जाए तो 2.5 लाख रुपए से की लहसुन 1 एकड़ से निकल रही है। प्याज का देखो बहुत अच्छा रेट इस समय 30 रुपये किलो किसानों को मिल रहा है, तो 1 एकड़ से 3 लाख का प्याज निकल रहा है। तो किसान भाइयों को इतनी अच्छी आय देने वाली फसल पे इस समय ध्यान देने की जरूरत है। लहसुन में इस समय स्टेम फाइलम ब्लाइट और पर्पल ब्लाच का प्रकोप देखा गया है। तो किसान भाइयों इस रोग के नियंत्रण के लिए, जिसमें पत्तियां सूखने लग जाती हैं, झुलस जाती हैं और पत्तियों पे बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं लहसुन में, और प्याज में भी स्टेम फाइलम ब्लाइट और पर्पल ब्लाच रोग आता है। तो इन दोनों रोग के लिए किसान भाई एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल इसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो पर्पल ब्लाच और स्टेम फाइलम ब्लाइट पे आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, प्याज और लहसुन के मुख्य जो कीट है वो थ्रिप्स है। ये पत्तियों से रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियों पे सफेद सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं और वृद्धि रुक जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5% SC इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो थ्रिप्स से बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, किसान भाइयों कभी कभी लहसुन और प्याज के पौधे खेत में कमजोर दिखाई देते हैं, तो इसके लिए 19-19-19 पानी में घुलनशील उर्वरक 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर प्याज की या लहसुन की बुआई के 30 दिन बाद और 45 दिन बाद और 60 दिन बाद 3 स्प्रे करें। इसके बाद 13-0-45 ये भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर लहसुन और प्याज की बुआई के 75 दिन बाद, 90 दिन बाद और 105 दिन बाद 3 छिड़काव करेंगे तो आपकी लहसुन और प्याज से भरपूर उपज मिलेगी और आपको अच्छा लाभ होगा।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी बिल्कुल। और अगर हमारे किसान भाई अभी और आगे प्याज की फसल लेना चाहते तो रोपणी में करते समय उन्हें क्या सावधानी रखनी है और क्या कुछ अच्छी किस्में भी बताना चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों को, जिनका वो इस्तेमाल करें तो और अच्छा उपज मिले, उनको अच्छी उपज मिले और ज़्यादा मुनाफा हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान भाई अभी कुछ किसानों ने तो प्याज का रोपण कर चुके हैं और कुछ किसान अभी कर रहे हैं। तो हमें रोपणी में कभी कभी पीलापन आ जाता है, तो इसके लिए किसान भाई रोपणी में ही मेनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन आता है। उसकी 30 ग्राम मात्रा प्रति पंप या 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप एक स्प्रे प्याज की रोपणी में करेंगे तो प्याज में जो पीलापन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों आप प्याज का खेत में रोपण करें। रोपण के पहले जो आपको खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है वो मृदा परीक्षण के अनुशंसा के आधार पर करें। सामान्यतः प्याज के भरपूर उपज के लिए रोपाई के पहले 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद, इसके अलावा 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया रोपाई के पहले उपयोग करें। इसके बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ प्याज की रोपाई के 30 दिन बाद और एक बार रोपाई के 60 दिन बाद उपयोग करेंगे तो प्याज से आपको भरपूर उपज मिलेगी। साथ में कभी कभी प्याज में खरपतवारों की बहुत समस्या आती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों पेंडिमेथिलिन एक खरपतवार नाशी आती है, इसकी 1.3 लीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के तुरंत बाद या 48 घंटे के अंदर आप प्याज में छिड़काव करेंगे तो खरपतवारों पे पूरी तरह नियंत्रण मिलेगा। यदि आप उस समय नहीं कर पाए तो रोपाई के 25 दिन बाद 2 दवा आती है। एक तो ऑक्सीफ्लोरोफेन, इसके 250 ml मात्रा प्रति एकड़ प्लस क्विजल्फा इथाइल, इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़, ये दोनों खरपतवार नाशियों को एक साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर प्याज के रोपाई के 25 दिन बाद छिड़काव करेंगे तो प्याज में पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण होगा और आपको बहुत अच्छी उपज मिलेगी। जिन साहब ने एक प्रश्न पूछा था कौन सी वैरायटी लगाएं? जी बिल्कुल, किस्मों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से तो बताएं। किस्मों पे चयन का उपज पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्याज में खरीफ में लगाने के लिए अलग किस्में हैं और रबी में लगाने के लिए अलग किस्में। किसान भाई यदि आप रबी में प्याज लगा रहे हैं तो एग्रीफाउंड लाइट्रेट NHRDF से विकसित है, बहुत अच्छी किस्म है। दूसरी भीमा शक्ति जो डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च नासिक से विकसित है, वो बहुत अच्छा उपज दे रही है। तो आप एग्रीफाउंड लाइट्रेट या भीमा शक्ति को लगाएं। यदि खरीफ में लगाना है तो एग्रीफाउंड डार्क रेड और भीमा डार्क रेड और भीमा सुपर, ये तीनों प्याज की किस्में ये औसतन 100 कुंटल प्रति एकड़ उपज देती हैं और मध्य प्रदेश के लिए किस्में अनुशंसित है और इनको किसान यदि ये लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। देखिए तो किसान भाइयों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छी किस्मों का चयन करें, उससे ऑटोमेटिक आपको अच्छा उत्पादन मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग और कीट से कैसे फसल को बचाना है, सिंचाई किस तरीके से करनी है, ये प्याज और लहसुन की हमने बात की। डॉक्टर साहब एक बार फिर हम सब्जियों की बात करते हैं, टमाटर हो या मिर्च हो, ड्रिप और मल्चिंग का इसमें क्या महत्व होता है, क्या इससे उपज बढ़ाई जा सकती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कुछ जिले के किसान जैसे खरगोन, बड़वानी और धार,
की बात करें तो वहाँ के किसान ड्रिप और मल्चिंग का टमाटर में, बैगन में, मिर्च में और तरबूज में और करेला, गिलकी, इसमें बहुत उपयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप ड्रिप का उपयोग करते हैं तो इससे 50 से 60% जल की बचत होती है। और ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो फर्टिलाइजर की इफिशियंसी 90% से अधिक मिलती है। वैसे यदि आप मैन्युअली उपयोग करते हैं छिड़काव के द्वारा डीएपी, यूरिया, पोटास का, तो 45 से 50% उपयोग क्षमता मिलती है। तो ड्रिप से फर्टिलाइजर का उपयोग क्षमता बढ़ती है, सिंचाई जल की बचत होती है। और जो हमारे अनुसंधान केंद्र के नतीजे हैं वहाँ पे ड्रिप से 50 से लेकर 80% की उपज में ड्रिप सिंचाई से बढ़ोतरी होती है। इसी तरह के समय हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं सब्जियों में, विशेषकर टमाटर, मिर्च, बैगन में, तरबूज में। तो मल्चिंग तकनीक से 40 से 80% की उपज में वृद्धि मिलती है। साथ में जो खेत में खरपतवार उगते हैं, यदि मल्चिंग सीट लगाते हैं तो खरपतवार नहीं उगते। और साथ में नमी का संरक्षण होता है, आपकी सिंचाई में पानी कम लगता है। और जो रस चूसने वाले कीट हैं, विशेषकर सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और मकड़ी का प्रकोप जहाँ पे मल्चिंग लगी है वहाँ पे कम होता है। तो मेरे किसान भाइयों को सलाह है कि यदि आप ड्रिप उपयोग करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें, 4 फीट पे बेड्स बना लें। बेड्स की चौड़ाई 2 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट रखें, उस पर ड्रिप लाइन बिछाएं और 30 माइक्रोन की सिल्वर एवं ब्लैक, ऊपर सिल्वर करल और नीचे ब्लैक करल की 4 फीट चौड़ी मल्चिंग शीट बिछा दें। दोनों ओर से दबा दें। और जो ड्रिपर में 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पर लेटरल में जो ड्रिपर होते हैं उसमें 75 mm का छिद्र करके वहाँ बीज की बुआई करें या पौध की रोपाई करें। इसके बाद पूरा पानी ड्रिप से दें और खाद भी ड्रिप से फर्टिगेशन के माध्यम से उपयोग करेंगे। तो आपको आपकी ड्रिप और मल्चिंग दोनों एक साथ उपयोग करें तो आपकी उपज दुगनी हो जाएगी। चलिए, तो ये वाकई इस पद्धति को अपनाना चाहिए, हमें लगता है किसान भाइयों को। बहुत संक्षेप में डॉक्टर साहब चलते चलते कुछ और सलाह आप देना चाहें हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो मेरी सभी किसानों से ये सलाह है कि एकीकृत फसल पद्धति जो मॉडल है उसको अपनाएं, जिसमें आप गेहूँ, चना और सोयाबीन की जो अपनी परंपरागत फसलों के साथ साथ हार्टिकल्चर की फसलें करें, जिसमें टमाटर है, प्याज है, तरबूज है, गेंदा की खेती है, गुलाब की खेती है, आपकी अमरूद है, नींबू है, सीताफल है, आम है। जो जलवायु जिले की आपकी सूटेबल है उसके अनुसार आप इनकी इंटीग्रेटेड करें। साथ में इनके साथ डेयरी व्यवसाय भी करें ताकि दूध उत्पादन से इनकम हो। और जो खाद मिले, गोबर मिले, उससे आप खाद बना के खेत में डालें। और एक और एक थोड़ा सा संक्षेप में कि मल्टी लेयर क्रॉपिंग सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसमें किसान भाई जैसे अमरूद का बगीचा है, आम का बगीचा है, आपका सीताफल का बगीचा है, नींबू का बगीचा है, उसके बीच में जो छांव में हो सकने वाली फसल है, अदरक है, हल्दी है, उसकी खेती करें तो आपको आम, अमरूद, नींबू से अतिरिक्त आय मिलेगी। और जमीन के नीचे से अदरक और हल्दी से आपको अतिरिक्त एक पंथ दो काज वाली एक खेती होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। कृषि विज्ञान केंद्र वनखेड़ी में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। कुसुम योजना परियोजना का आवेदन ऑनलाइन। गाय भैंस में फैल रहा नया संक्रमण। 4WD ट्रैक्टर लाभदायक। और अब खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र वनखेड़ी में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर तहसील वनखेड़ी जिला होशंगाबाद में प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं आवासीय भवन का भूमि पूजन माननीय श्री सुरेश जी सोनी सह सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा गौमाता का पूजन कर भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया गया तथा दीप प्रज्वलन कर मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि का गेहूं, सरसों व पुष्पों से बना गुच्छ व जैविक उत्पादों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में न्यास प्रबंधक धर्मेंद्र जी गुर्जर ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गत 3 वर्ष में किसान हित में किए गए कार्य का
प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद डॉक्टर SRK सिंह, निदेशक अटारी, जबलपुर ने कहा कि उन्नत तकनीक को शामिल कर केंद्र गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पादों को लेकर और कार्य करे एवं किसानों को सतत प्रशिक्षण प्रदान करे। KK सिंह, अपर सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सरकार के सभी नवीन कृषि योजना की जानकारी प्रदान की। अंत में श्री सोनी ने सभागार में उपस्थित सभी किसान बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानव ही मिट्टी की प्रकृति को बिगाड़ रहा है और मानव ही इसे सुधार सकते हैं, अर्थात जैविक की ओर बढ़ना होगा। कार्यक्रम में अन्य अतिथिगण, कई अधिकारी सहित जिले के 100 से अधिक प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग, केंद्र प्रमुख, ने सभी किसानों का आभार व्यक्त किया और मंच का संचालन ओमकार जी ने किया। कुसुम योजना परियोजना का आवेदन ऑनलाइन। भारत सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के अंतर्गत कुसुम योजना नामक एक परियोजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी बर्बाद भूमि का उपयोग करने के लिए सौर पंप प्रदान करना है। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों को बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और अधिशेष को ग्रिड को बेचने में मदद की जाती है। किसानों को इस योजना के माध्यम से अपने संबंधित भूमि में स्थापित व्यक्तिगत सौर पंप की कुल लागत पर लगभग 90% अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को MNRI सौर ऊर्जा संयंत्र योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इस ऑनलाइन उपयोगकर्ता को होम पेज पर ले जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश कुसुम ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद MNRI कुसुम योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 2021 खोलता है। आवेदक अनुभाग विवरण में नाम, आधार नंबर दर्ज करें और आधार कार्ड की प्रति अपलोड करें। इसके बाद आवेदक को श्रेणी का चयन करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी के साथ मांगी जानकारी दर्ज करना होगा। गाय भैंस में फैल रहा है संक्रमण। देश में गाय भैंसों में लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी फैल रही है। इसके प्रति सचेत नहीं होने पर बीमारी से पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत में सबसे पहले ये बीमारी साल 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। इस वायरस का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए लक्षणों के आधार पर दवा दी जा रही है। बीमारी के चपेट में आते ही पशु दूध देना कम कर देते हैं। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पशुपालक इस बीमारी से परेशान हैं। एक वायरल बीमारी होती है जो गाय भैंसों में होती है। लंपी स्किन डिजीज में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के आसपास। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं और घाव बन जाती हैं। पशुओं को तेज बुखार आ जाता है और दुधारू पशु दूध देना कम कर देते हैं। मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है। कई बार तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। LSD वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से फैलता है। साथ ही ये दूषित पानी, लार और चारे के माध्यम से भी फैलता है। विशेषज्ञों की राय है कि संक्रमित पशु को दूसरे पशुओं से एकदम अलग बांधें और बुखार के लक्षण के हिसाब से इलाज कराएं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार लंपी स्किन डिजीज साल 2019 से अब तक 7 एशियाई देशों में फैल चुकी है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में गोधन, गाय, बैल की आबादी के मामले में दुनिया में सबसे आगे रहने वाले हमारे देश में गोधन 18 से 25 करोड़ है, जिसमें सिर्फ भैंसों की आबादी 10 से 98 करोड़ है। WD ट्रैक्टर लाभदायक। आम ट्रैक्टरों से अलग हैं 4 WD ट्रैक्टर। खेती में लाभदायक हैं। यही कारण है कि आजकल इनकी मांग बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, इन 4x4 ट्रैक्टरों की खासियत जानने की उत्सुकता भी बड़ी होगी। किसान भाइयों, 4x4 ट्रैक्टर, जिन्हें 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी कहा जाता है, सबसे पहला फर्क 4 व्हील और 2 व्हील में होता है। 4 व्हील ड्राइव का मतलब है कि आपके ट्रैक्टर के चारों चक्कों में पावर दिया गया है। चारों चक्के मशीन की शक्ति से घूमते हैं, जिससे पहियों की पकड़ सामान्य से अधिक मजबूत होती है, जबकि 2 व्हील ट्रैक्टर्स में ऐसा नहीं होता। उसके सिर्फ 2 पहियों में पावर दिया जाता है और अन्य 2 पहिए निर्भरता के भरोसे घूमते हैं। इन 4 व्हील की विशेषता होती है कि कभी काम के दौरान जमीन में ट्रैक्टर धंसने पर बाकी 2 पहिए भी उतनी मजबूती से ट्रैक्टर को जमीन से निकालने में मदद करते हैं, जबकि 2 व्हील ट्रैक्टर के पावर वाले पहिए अगर काम के वक्त जमीन
में फंस जाते हैं तो बाकी के 2 पहियों की मशीन भी शक्तिशाली तौर से संचालित नहीं होने से सहायता नहीं कर पाती। ऐसे में पावर वाले पहियों के फंसने के बाद ट्रैक्टर को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी विशेषताओं को देखते हुए देश में 4 व्हील ट्रैक्टरों की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। आज के लिए खबरें खेती में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।